हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी और आज 29 नवंबर है। 29 नवंबर का न्यूज़ का निचोड़ मैं लेकर के आप लोग के बीच आ गई हूँ। तो आज जो न्यूज़पेपर का निचोड़ होगा, जितने भी न्यूज़पेपर का निचोड़ होगा, देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये है, दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो किस देश के लिए किए गए हैं? तो ये ब्राज़ील के लिए किए गए थे। थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग ब्राज़ील का ले लेते हैं। पहले देखते हैं, दिनेश भाटिया जो है ये 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं जिनको राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ीलिया है। राष्ट्रपति कौन है? तो लुइस इनाशियो लूला दे सिल्वा राष्ट्रपति का नाम याद रखना होगा। मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ीलियन रियाल, यहाँ का मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। कल हम लोग देखे थे कि ऋषभ पंत जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो आज हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है वैभव सूर्यवंशी। इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बिहार के समस्तीपुर से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट कि ये जो वैभव सूर्यवंशी है ये कहाँ के हैं? तो बिहार के समस्तीपुर के हैं। और आईपीएल 2025 के लिए इनको कौन खरीदा है? तो राजस्थान रॉयल्स द्वारा ये खरीदे गए हैं। ये नीलामी में शाइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वनली मात्र ये 13 वर्ष के खिलाड़ी हैं। जो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वो मात्र 13 वर्ष के खिलाड़ी हैं जो समस्तीपुर से हैं। अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो अब कोई बहाना नहीं, ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोई बहाना नहीं, यूएन वुमेन के द्वारा शुरू किया गया है। देखते हैं कि अब कोई बहाना नहीं क्या है। इसका उद्देश्य जो है ये है महिलाओं और विभिन्न लिंगों के व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना, भय और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त। मेन उद्देश्य क्या है इसका कि लिंग आधारित भेदभाव जो होते आ रहा है उससे मुक्ति पाना, और महिलाएं जो है जैसे उनके साथ जो भी गलत होता है वो लोग जल्दी आवाज़ नहीं उठाती है, तो उन्हें सशक्त बनाना ताकि वे अपने साथ हुए अत्याचारों की रिपोर्ट कर सके और अपनी गरिमा के लिए लड़ सके। ये मेन इस अभियान का उद्देश्य है। तो देखते हैं कि कौन इसको लॉन्च किया। तो देखते हैं, अभियान का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्री? अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने ही उद्घाटन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान और ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमाशानी मौजूद थे, लेकिन इसका उद्घाटन अन्नपूर्णा देवी ने किया है। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, इसलिए संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस को संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसको अपनाया कब गया है? तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट कन्फ्यूज करता है एग्ज़ाम में, इसलिए दोनों डेट को याद रखना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26वें दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचित किया। यानी कि ये 2015 से, मई 2015 से इसको मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाया जा रहा है। देखते हैं आगे कुछ भारत के संविधान के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अंगीकरण के समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि संविधान के अंगीकरण के समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूची थी। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। इसको बनाने में कितने दिन लगे? ये हर जो वनडे का एग्ज़ाम होता है उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था। तो ये टाइम लगा था 2 साल 11 महीने
अवधि में संविधान बनने के लिए 11 सत्र, मतलब 2 साल 11 महीना लगा था। और सत्र कितना हुआ था, तो 11 सत्र हुआ था, जो कि 167 दिन तक मतलब बैठक चली थी। उसके बाद से 11 सत्रों के बाद 2 साल 11 महीने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये सब थोड़ा सा संविधान के बारे में जानकारी था। द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है, तो द टीचर ऐप का अनावरण किया है धर्मेंद्र प्रधान ने द टीचर ऐप का अनावरण। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं ये, तो शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान में रखना होगा। नई दिल्ली में द टीचर ऐप का अनावरण किया। इसका उद्देश्य क्या है टीचर ऐप का, तो शिक्षकों की पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या है द टीचर ऐप का उद्देश्य, तो शिक्षकों के पेशेवर विकास करना और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है द टीचर ऐप का। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है। ध्यान में रखना किसके द्वारा डेवलप किया गया है। हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता, तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि स्थान और उपस्थिति क्या है। 40वें गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का ये जो गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल ये कौन सा टूर्नामेंट है, तो ये फुटबॉल का, ये ध्यान में रखना कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ये नवंबर 2024 को गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में कहाँ पे खेला गया है, तो गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में खेला गया है। और इस आयोजन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने हिस्सा लिया, जिससे इस टूर्नामेंट का महत्व और बढ़ गया। कौन कौन, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है, और राज्यपाल कौन है, ओम प्रकाश माथुर है। नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ किया गया है 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चला, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक की प्रस्तुति की जाएगी। 2016 से ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कब से शुरू हुआ है, तो ये 2016 से हुआ है। इस आयोजन ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है, जिससे भागवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिली है। नवंबर 2024 में कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसमें क्या नाम है इसका, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो ये है 2481 करोड़ है। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और रसायन मुक्त खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है। क्या है ये, तो इसका उद्देश्य है कि टिकाऊ और रसायन मुक्त, जैसे कि अभी प्राकृतिक खेती तो बहुत कम ही होती है, बहुत सारे रसायन का यूज होता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, लेकिन ये क्या है कि रसायन मुक्त खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लाया गया, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लाया गया है। यह किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और रासायनिक इनपुट को कम करने के लिए शून्य बजट खेती और जैविक खेती जैसी प्राकृतिक खेती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मिशन किसानों की आजीविका बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसरो के शुक्रयान मिशन का प्रक्षेपण कब होने वाला है, ये 24 में ही होने वाला था, लेकिन अब इसका डेट बढ़ गया है, तो ये कब होने वाला है, तो 28 में होने वाला है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का शुक्र मिशन यानी कि शुक्रयान 2031 तक स्थगित हो सकता है। इसरो के शुक्र मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी, बट अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2031 के लिए शुक्र ग्रह पर मिशन की योजना बनाई, क्रमशः वेरिटास और एनविजन, जबकि चीन 2026 या 2027 के लिए आपस में इसे प्रक्षेपित कर सकते हैं। देखते हैं शुक्रयान के बारे में क्या है ये, तो शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन होगा। कैसा मिशन होगा, तो ये ऑर्बिटर मिशन होगा। इसके वैज्ञानिक पेलोड में वर्तमान में एक उच्च रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और एक ग्राउंड
एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार शामिल होगा। ये बताया गया है कि कौन सा रडार इसमें शामिल होगा। तो शुक्र ग्रह की सतह का निरीक्षण करेगा। और ये क्या करेगा? शुक्र ग्रह की सतह का। तो ये शुक्रयान जो है ये किस ग्रह के लिए? तो शुक्र ग्रह के लिए। ये ध्यान में रखना होगा, शुक्र ग्रह के लिए है। चारों ओर बादल हो जिससे दृश्यता कम हो जाती है। यह उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें बनाने की तकनीकी को संदर्भित करता है। सटीकता के कारण रडार बादलों और अंधेरों को भेज सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी मौसम में दिन रात डेटा एकत्र कर सकता है। इस मिशन से शुक्र की भूगर्भीय और ज्वालामुखी गतिविधि, जमीन पर उत्सर्जन, हवा की गति, बादल आवरण, अन्य ग्रहीय विशेषताओं को दीर्घ वृत्ताकार कक्षा से अध्ययन करने की उम्मीद है। देखते हैं आगे। तो आज हम लोग का न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था। जो भी न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर का निचोड़ था वो मैंने आपके बीच रख कर डिस्कस किया इस वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है। अगर सच में आप लोगों को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने में। इससे मोटिवेट करके आदमी काम करता है। और मैं ऐसे ही लगातार आप लोगों के साथ बनी रहूँगी, वीडियो लेकर के पर डे आऊँगी। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।